Hello friends, this is Miss Medico channel and today we are going to discuss characteristics of muscarinic receptors. So let us start. We have the five types of muscarinic receptors as we know. We are going to learn here the characteristics. This receptor we are going to study the cellular response and then functional response. अगर हम बात करेंगे M1 एंड M3 रिसेप्टर की, जो मेनली ब्रेन में होता है M1 और M3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे होता है। अगर हम सेल्यूलर रेस्पॉन्स की बात करेंगे तो ये दोनों इंक्रीज करते हैं इनोस्टॉल ट्राई फॉस्फेट, दैट्स IP3 को इंक्रीज करते हैं एंड डाई एसाइल ग्लाइसरॉल DAG को ये दोनों इंक्रीज करते हैं, इनकी स्टिमुलेशन से ये दोनों इंक्रीज होते हैं। तो फंक्शनली ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं लर्निंग, क्योंकि M1 ब्रेन के कॉर्टेक्स में पाया जाता है जहाँ पे कुछ एरियाज लर्निंग एंड मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेमोरी और लर्निंग इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा जो M1 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाया जाता है तो ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स ग्लैंडुलर secretion and smooth muscle contraction. ये था इन दोनों का फंक्शनल रेस्पॉन्स। अगर हम बात करेंगे अब M2 रिसेप्टर की, तो ये डिक्रीज करता है साइक्लिक एडेनोसिन। इसका जो सेल्यूलर रेस्पॉन्स है कि सेल में डिक्रीज करता है साइक्लिक AMP, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को डिक्रीज करता है और ओपन करता है पोटेशियम चैनल्स को। M2 रिसेप्टर क्योंकि मेनली हार्ट में पाया जाता है तो वहाँ पे जो फंक्शन होएगा इसका वो उन सेल्स जो है वो डिक्रीज होएगी वहाँ पे साइक्लिक AMP और पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन होती है। तो हार्ट में क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन, दैट मीन्स जो चेंज हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन का मतलब होता है दैट्स चेंज इन सेल्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट मेक्स इट मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव बन जाएगा। हार्ट के अंदर जो मायोसाइट्स है उनमें हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी। अगर हम ये लोग ग्राफ बनाएंगे तो पहले -70 मिलीवोल्ट पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, फिर जाके डीपोलराइजेशन, प्लेटो, फिर रिपोलराइजेशन और नीचे जो है वो हाइपरपोलराइजेशन। ग्राफ में आप देख रहे होंगे ऐसा हार्ट में हो जाएगा हाइपरपोलराइजेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हम बात करेंगे ऐसे नोड की तो वो डिप्रेस हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी डिप्रेसेस ऐसे नोड्स एक्टिविटी। इसके अलावा डिप्रेसेस डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ AV नोड। ऑब्वियसली ऐसे नोड जब डिप्रेस होगा तो AV नोड भी डिप्रेस होगा और वेंट्रिकुलर एंड
जो एट्रियल कंट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। सेम जो वैगस की वजह से ब्रैडिकार्डिया हो जाता है वैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर M2 रिसेप्टर मस्कुलिनिक रिसेप्टर वैसे ही एक्ट करता है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। अब हम वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे सबसे पहला जो है हार्ट पे देखेंगे। अगर हम बात करेंगे एसिटाइल कोलिन वही एक्ट करता है जो वो स्टिमुलेट करेगा हार्ट के रिसेप्टर्स को। दिस इज़ हार्ट में M2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ट की रेट डिक्रीज़ हो जाएगी जिसको हम लोग नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी जिसको हम लोग नेगेटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। ये एसिटाइल कोलिन की वजह से होगा क्योंकि M2 रिसेप्टर्स हार्ट में पाए जाते हैं और जो कंडक्शन है एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कंडक्शन को हम लोग ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। ट्रॉपिक इफेक्ट ट्रॉपिक है, ठीक है, ये हार्ट में हो जाएगा। जैसे वैगस ब्रैडिकार्डिया कराती है वैसे ही हमारा एसिटाइल कोलिन जो है वो स्टिमुलेट करता है M2 रिसेप्टर्स को। हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। अभी हम देखेंगे हमारे ये था नंबर 1 हार्ट पे। नंबर B हम देखेंगे ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स में जो हमारा M3 रिसेप्टर पाया जाता है, ये हम लोग एक वेसल बनाएंगे। वेसल है ब्लड वेसल, इसका जो एंडोथीलियम है उस पे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग M3 रिसेप्टर्स बोलते हैं जो कि पाए जाते हैं एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल। एसिटाइल कोलिन जो है जब ये स्टिमुलेट करेगा एंडोथीलियम के रिसेप्टर्स को, लिखूंगी यहाँ पे एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट्स M3 receptors of vascular endothelium। जो वैस्कुलर एंडोथीलियम है वो रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट जब होंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से एक एंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं वो निकलेगा एंडोथीलियम से और जो रिस्पॉन्सिबल है वैजोडाइलेशन के लिए। तो एसिटाइल कोलिन वैजोडाइलेशन कराता है, पर्टिकुलरली जो स्किन की ब्लड वेसल्स होती है उनमें वैजोडाइलेटेशन होती है। तो that's because of nitric oxide that's released due to the acetylcholine stimulation of M3 receptors, muscarinic receptors. Now number C, we will see the smooth muscles पे क्या करता है acetylcholine। स्मूथ मसल्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारे जो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, हमारे गट के स्मूथ मसल्स। हमारे गट के स्मूथ मसल्स में जो है पाए जाते हैं M3 रिसेप्टर्स। M3 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स ऑफ द गट विल अंडरगो इंक्रीज टोन बढ़ जाएगा गट का। नंबर सेकंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाएगी
ड्यू टू द एसिटाइल कोलिन, और जीआई सिक्रीशंस बढ़ जाएगी। तो ये पूरे गट के स्मूथ मसल्स का हाल है, लेकिन स्पिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे गट के, लेकिन जो स्पिंक्टर है एसिटाइल कोलिन की वजह से जो गट का स्पिंक्टर्स है वो रिलैक्स हो जाएगा। डेफिकेशन भी हो सकती है, ठीक है, डेफिकेशन। तो नंबर 1 जो है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होएगी। अगर हम जीआई की बात करेंगे, हमारे पूरे गट में टोन इंक्रीज होगा, गट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बढ़ जाएगी और जीआई सिक्रीशंस बढ़ जाएगी। स्पिंक्टर्स लेकिन रिलैक्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे नंबर नेक्स्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर पे क्या असर होगा एसिटाइल कोलिन का। ये है यूरिनरी ब्लैडर, बेस एंड इसका ये ट्राइगोन है, ठीक है। अगर हम एसिटाइल कोलिन की बात करेंगे तो ब्लैडर में हमारा M3 रिसेप्टर पाए जाते हैं, M3 टाइप ऑफ मस्कुलिनिक रिसेप्टर। जब एसिटाइल कोलिन इस पे एक्ट करेगा तो डेट्रूसर मसल जो है, डेट्रूसर मसल वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पे जो ट्राइगोन है वो रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्सिस ट्राइगोन एंड स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा। तो जब ट्राइगोन स्पिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट ऑन यूरिनरी ब्लैडर। अब नेक्स्ट जो स्मूथ मसल की बात करेंगे वो है ब्रोंकाई। ये हमारा लंग है और लंग्स में हमारा जो रिसेप्टर पाया जाता है वो है M3। उसके स्मूथ मसल्स मतलब ब्रोंकाइस में, ब्रोंकाई में कौन सा स्मूथ मसल पाया जाता है M3 रिसेप्टर, सॉरी। तो एसिटाइल कोलिन जब M3 रिसेप्टर और ब्रोंकाई पे एक्ट करेगा तो यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो एसिटाइल कोलिन की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, स्मूथ मसल क्योंकि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। इसलिए जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो जिस डिजीज़ में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी वहाँ पे एसिटाइल कोलिन यानी कोलिनर्जिक ड्रग्स कंट्रा इंडिकेटेड है। कोलिनर्जिक ड्रग्स आर कंट्रा इंडिकेटेड इन एस्थमेटिक्स क्योंकि वहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है एस्थमेटिक्स में, ठीक है। एस्थमेटिक पेशेंट्स में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, इसलिए इनको कोलिनर्जिक ड्रग्स कंट्रा इंडिकेटेड है। नंबर नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे आई की। आई में जो है हमारा जो आई है वहाँ पे जो रिसेप्टर है एसिटाइल कोलिन का, ये आई है, तो वहाँ पे जो रिसेप्टर है वो है M3 रिसेप्टर। तो M3 रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन जो है वो एक्ट करता है इस M3 रिसेप्टर पे, और वहाँ पे जो सीलियरी मसल होती है आई में उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से जो प्यूपिल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि सीलियरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होएगा जिसको हम लोग मायोसिस बोलते हैं। तो एसिटाइल कोलिन जो है वो मायोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये था हमारा सेल्यूलर रिस्पॉन्स और फंक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर्स। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।